नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट ए क्लास 10th विषय विज्ञान। और जो सेट ए हम देख चुके हैं, इसका जो अगला सेट है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो हमने जो आपका फर्स्ट सेट है इस बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चनों को मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप जाकर देख पाएंगे। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया था आपको। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एक बार पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद नेक्स्ट सेट को देखें। ठीक है, ऐसे ही करके मैं आपको केस ऑफ सैंपल पेपर के क्लास 10 के साइंस के सभी जो भी सेट है सभी मैं आपको बता दूंगा इस चैनल पर। ठीक है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं इकाई 2 या खंडवार। इस जो सैंपल पे कुछ इसी प्रकार से आया है, इस साल का देख लेते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग वह है, पोषण है, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वो है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि वाहनों में पीछे दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो अब नेक्स्ट हमारे क्या रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है, तो यह क्या होती है एटीपी। ठीक है, एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है एटीपी। तो दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपको याद रखना है। हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए एटीपी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, वो होता है हमारा डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर भी इसे बोलते हैं, डाईऑप्टर आप जो चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, डाईऑप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है विसर्जन का काल खालिस्तान को उत्पन्न करता है, तो यह करता है शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है। किसको? शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वंशागति भी लिख सकते हैं और आनुवांशिकी नियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप वंशागति लिख लीजिए, ऑब्लिक करके कोष्ठक लगा के आप आनुवांशिकी लिख दीजिए, तो भी आपका आंसर राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेट में। नेक्स्ट है हमारा एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जो सेट बता रहा हूँ, तो इस सैम्पल पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है हमारा एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है परागण क्या है, तो इसकी जो है पुष्पी पौधों में परागणों का पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र, इस पर वेरी आईएमपी लिख लीजिए। दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट है, तो यह क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f इसकी फोकस दूरी होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन। तो पहला है निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे तो 9 अंक हो जाएंगे। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है, लार की भूमिका हमसे पूछी गई है। तो जो पहला पॉइंट है इसमें, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जो लार में भोजन चिकना एवं लसदार बनता है, जिससे भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम तथा थायोसायनिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करके मुख गुहा को जीवाणु संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा, लार भोजन को नम करती है, जो भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा चबाने में मदद करती है। चौथा, लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंडल के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायवीय या ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ठीक है,
तो क्या होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, अनऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो जिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो क्या कार्बनिक जो पदार्थ होंगे उनका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब इसमें ऑक्सीकरण की अनुपस्थित है तो इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, इस क्रिया के अंतिम उत्पाद CO2 और H2O है। इस क्रिया के अंतिम उत्पाद CO2 तथा एल्कोहल है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होती है, इसलिए यहाँ पर क्या जल निकलता है, जबकि यहाँ पर जल नहीं निकल पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन के एक अणु में क्या 38 से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि एक ग्लूकोज के अणु, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि जो अनऑक्सीजन में होता है एक ग्लूकोज के अणु से 2 ATP या 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 38 ATP ही है जहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परागण क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण किसे कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पुष्पीय पौधों में परागकणों का पराग कोश में स्त्री के शर के वर्तिका पर स्थानांतर परागकण कहलाता है। ठीक है, स्वपरागण दिया गया इंपॉर्टेंट है दोनों, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। नेक्स्ट है परपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो इसे परपरागण कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, वह मेंडल के नियमों का महत्व लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंडल के नियमों का महत्व। तो लक्षणों के संकलन का उपयोग करके उपयुक्त लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बीज रहित अंगूर व अमरूद। प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों का पता लगाया जा सकता है मेंडल के नियम की सहायता से। हम जो प्रभावी व अप्रभावी क्या लक्षणों का हम पता लगा सकते हैं, तथा क्या कर सकते हैं, हम संकरणों के माध्यम से भावी संतान के गुणों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा, मेंडल के नियमों का उपयोग वंशानुक्रमिक रोगों की खोज एवं उनके निवारण में होता है। ठीक है, तथा DNA के माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी का अध्ययन किया जा सकता है, जो मेंडल ने नियम दिए थे उनकी सहायता से। फिर अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो दोस्तों इन तीन उपयोग को आपको अच्छी तरीके से कर लेना, तीन अंक में ही पूछा जा सकता है, और इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जो कि पहले आया था, जो कि साइड मिरर के रूप में लाइट वाला आया था, वाहनों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने इन दोनों को तीन यूज उपयोग कर लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है एक आध इन्हीं में से बन जाए। अवतल दर्पण के उपयोग देखें तो हजामत बनाने की शीशे के रूप में। ठीक है, फिर आंख, नाक, कान या गले की सूक्ष्म निरीक्षण के रूप में, और सौर भट्टी तथा टॉर्च सर्च लाइट या वाहनों के अग्नि दीपों में। फिर अवतल दर्पण के वाहनों में साइड मिरर के रूप में, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो याद रखना है आपको। फिर स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में, और सक्रिय रास्ते से चौड़े रास्ते पर चलते वाहनों को देखने के लिए ट्रैफिक के रूप में भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। फिर हमारे निम्न में से किन्हीं तीन प्रश्नों को उत्तर, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप मानव पाचन तंत्र। तो यहाँ पर क्या जिह्वा है, ये मुख है, जैसे आप मुखवा भी बोलते हैं, ये ग्रसिका होती है जो हमारे गले के पास होती है। फिर आहार नाल होता है। ठीक है, ये अमाशय होता है, हमारा क्षुद्राग होता है, यहाँ से हमारा डायफ्राम पाया जाता है, पित्तारस से यहाँ पर पाया जाता है। ज़्यादातर जो पित्तरस से पित्तनली भी यहीं पे होती है, हृदय भी हमारा यहीं पर होता है, और अग्नाशय भी हमारा यहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मानव पाचन तंत्र का डायग्राम आपको कुछ इसी प्रकार से बनाना है। फिर आप परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं परागण क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, जबकि निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं। इस क्रिया के अंत में 2 नर युग्मक बनते हैं, इस क्रिया के अंत में युग्मजन बनता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अंतर, तीसरा, चौथा, 5वां आपको 5 का लेना है। उसके बाद अब मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आप क्लास 10th में पूछा भी गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि मनुष्य शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या टोटल 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप जिस तरीके से लिख सकते हैं आप उसी तरीके से लिख दीजिएगा। आप दोनों लिख दीजिए, 23 जोड़े या 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो लिंग निर्धारण होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नर मादा। ठीक है, नर में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, इसमें क्या दोनों एक्स होते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यही भी इंपॉर्टेंट है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वस्तु, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह जो आभासी प्रतिबिंब होता है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती प्रतीत होती है वह उस वस्तु के उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो यह प्रतिबिंब क्या उल्टा बन रहा है। ठीक है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब क्या सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों और चौथा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और ये आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, तो आपका 4 अंतर हो जाएंगे 4 अंक के लिए। ठीक है, फिर आगे देख सकते हैं आप प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन के नियमों को चित्र से समझाइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है अपवर्तन का, आपको आगे भी चलकर काफ़ी काम आने वाला है अपवर्तन। तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के व्यवहार से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि कोई प्रकाश किरण है, इस यहाँ पर कोई माध्यम है, यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रही है और यहाँ पर इस लाइन के बाद कोई दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर सीधी जाती है तो क्या कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्या जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, इस तरीके से नीचे आने लगती है, कहीं भी जाने लगती है, यानी कि माध्यम में परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो क्या किस प्रकार से दूर हट जाती है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह क्या आपतित किरण है। ठीक है, पी कोई आपतित किरण है। ठीक है, और यह क्या हमारा विरल माध्यम है और यह हमारा सघन माध्यम है, और जो एन क्या है हमारा अविलंब है। जब कोई आपतित किरण यहाँ पर जाती है तो ठीक है, तो यह क्या सघन माध्यम में जा रही है तो सीधे जानी चाहिए, लेकिन क्या है थोड़े क्या है माध्यम से विचलित हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से जो परावर्तन इसमें हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेखता। अपवर्तन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आपतित किरण अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और जो दूसरा है एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर पड़ती हैं तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों स्नेल का नियम के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या है अपवर्तन का जो दूसरा नियम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इकाई 3 खंड सा, तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने शेयर फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।